तो दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो रूट से लेके पूछा जाता है और ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। अभी हाल ही में जो एमकेएस के आपके एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी शिफ्ट 2 में ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिया गया है जिसमें आपको सॉल्व करना रहता है कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीटेशन है और कौन इसका आंसर क्या आने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम डील करेंगे। ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आते हैं तो आप इसका रूट काउंट करने लगते हैं और इसको आपको सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाता है। मैं जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिया हूँ, आप यहाँ पे प्रश्नों को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लगभग 10 प्रश्न लिया हूँ और रूट के इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और इसमें आपको दोस्तों बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 2 या 3 सेकंड में आप ऐसे प्रश्नों को डील कर सकते हैं। देखते ही बिना आपके पेन या कॉपी आप उठाए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास 5 मिनट समय है तो आप अपना समय दीजिए। आपको यहाँ पे जितने भी रूट के कॉन्सेप्ट हैं आपको बाय ट्रिक आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगा, जिससे आपको 2 या 3 सेकंडों में ऐसे प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने जो यहाँ पे पहला प्रश्न है, अगर इसको आप प्रश्न को सॉल्व करें तो आपको ये इसको सॉल्व करने में कितना समय लग सकता है। आप पहले तो काउंट करेंगे 6 का रूट कितना होगा, तो आपको दशमलव में कुछ अप्रॉक्सिमली आपका जो रूट होगा उसको फाइंड होगा। काफ़ी समय लग जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको इसमें कोई भी आप जो बचपन में आपने जो रूल पढ़े उस रूल को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसमें जब आप उस रूल को अप्लाई करने लगेंगे तो आपको काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा, आप इसको छोड़ के स्किप भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ आपको उसको फॉलो कीजिए। आप ऐसे प्रश्नों को 2 सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने अगर प्रश्न दिया रहेगा, रूट के अंदर संख्याएं एक ही संख्या होगी, बार बार रिपीट होगी, प्लस साइन होगा और संख्या जो होगी आपकी अगर इनफाइनाइट तक यहाँ पे जा रही है। अगर संख्या आप यहाँ पे पहला जो आपका टाइप आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संख्या जो आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है, तो आपको क्या करना है, एक 6 को यहाँ पे ले लेना है, यानी 6 को आपको 2 गुणनखंड में कन्वर्ट करना है। दोस्तों 3 और 2 में इसको गुणनखंड में कन्वर्ट कर दूंगा, 3 और 2 में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। और आपको जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो आप गुणनखंड कर रहे हैं इनके बीच का जो अंतर होना चाहिए, यानी कि डी जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। यानी कि इनके बीच का अंतर सिर्फ 1 होना चाहिए। यह नहीं कि आप किसी भी संख्या को ले रहे हैं 5 दूना 10, उनके बीच का अंतर 3 हो जा रहा है, ऐसी कोई संख्या आपको नहीं लेनी। आपको ऐसा ही गुणनखंड करना है जिसके उनके बीच के अंतर जो होगा 1 होगा। जैसे दोस्तों 3 में से मैं 2 को घटाऊं तो यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे गुणनखंड इसका बना लेना है। अगर दोस्तों अब इतना करने के बाद जब आप इसको 6 का एक गुणनखंड बना लेते हैं 3 गुना 2 में, तो अब इसमें आपको देखना कि संख्या जो होगी आपके सब पॉजिटिव है। अगर सब यहाँ पे धनात्मक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका आंसर यह वाला हो जाएगा। अगर संख्या यही निगेटिव होती तो आपकी जो आंसर हो जाती 2 हो जाती। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। अगर आप दूसरे प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे संख्याएं देख रहे हैं कि 12 लास्ट तक यहाँ पे गया है और यहाँ पे इनफाइनाइट तक संख्याएं हमारी जा रही हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मैं 12 को लूँगा और 12 को मैं ऐसे 2 गुणनखंड में कन्वर्ट करूँगा जिसके बीच का अंतर आपका कितना हो, 1 हो। तो मुझे पता चला कि मैंने जब गुणनखंड किया तो 4 गुना 3 यहाँ पे आ गया और इनके बीच का मैं अंतर देख रहा हूँ तो अंतर मेरा कितना आ जा रहा है, 1 का आ जा रहा है। अगर इसका हमें आंसर बताना तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस में है या निगेटिव में है, नकारात्मक है। तो यहाँ पे अगर साइन मेरा धनात्मक है तो मैं आंसर बड़ा वाला ले लूँगा, यानी कि 4 मेरा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर यहाँ पे इस संख्या को अगर हमें करना रहे, अभी तक तो हमने जितने भी प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किए, देखा हमने कि वो प्रश्न जो थे मेरे गुणनखंड में कन्वर्ट हो जा रहे थे। जैसे मैंने 6 को लिया तो 3 गुना 2 में हो गया। यहाँ पे अगर 10 को लूँगा तो उसका भी गुणनखंड नहीं बन रहा 1 के फॉर्मेट में। तो ऐसी हम संख्याओं को लेंगे जिसमें हमारा गुणनखंड बने ही नहीं। अगर मैं 5 का गुणनखंड करूँ तो उनके बीच का अंतर यहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्योंकि 5 का आपको पता है कि 5 का एक ही गुणनखंड होगा, 5 गुना 1, 5 गुना 1। और इनके बीच का अगर अंतर की बात करें तो अंतर मेरा कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है, यानी कि इसका गुणनखंड मेरा नहीं बन पा रहा है। अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने दिख जाए जिसका गुणनखंड ही न बने तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे डील यहाँ पे करेंगे। वो यहाँ पे भी ऐसे प्रश्नों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी मात्र आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे इसको भी सॉल्व करने में। अगर हमें संख्याएं जब दी जाती हैं इस फॉर्मेट में तो इसका हमें क्या रूल होगा, क्या अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसके आगे की कोई एक ऐसी संख्या सर्च करेंगे, इसके आगे या पीछे की कोई एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणनखंड करने पे अंतर 1 आ जाए। तो आगे की अगर बात करें, 5 के आगे की बात करें तो हमारे एक 6 संख्या मिल रही है और दूसरी मेरी संख्या क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। लेकिन अगर मैं 4 का गुणनखंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 2 गुना 2 में होगा, इनके बीच का अंतर 0 हो जा रहा है। अंतर इनके बीच का कितना हो जा रहा है, आपका 0 हो जा रहा है। तो यह मेरा गलत हो गया, यानी 4 मेरा यहाँ पे गलत हो गया। अब मैं यहाँ पे 6 को लेके चलूँ, अगर 6 को मैं गुणनखंड में कन्वर्ट करूँ तो 3 गुना 2 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर की बात करें तो अंतर इनके बीच का 1 आ जा रहा है, तो यह मेरे लिए सही होगा और इसका आंसर मैं लिख सकता हूं। तो आंसर अब इसका हम कैसे लिखेंगे, आंसर अगर लिखने की बात करें दोस्तों, तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे कैसे। इसका आंसर तो मेरा 3 और 2 आ गया, तो इसका आंसर लिखेंगे 3 एवं 2 के बीच में, यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका 3 और 2 के बीच में होगा, यानी अप्रॉक्सिमली या दशमलव में आंसर आएगा। लेकिन जब भी आपके ऐसे प्रश्न आपको एग्जामों में पूछे जाएंगे तो इन प्रश्नों का आंसर भी आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि 3 गुना 2 के फॉर्मेट में यहाँ पे आंसर आपको देखने को, ऐसे ही आंसर आपको आपके आंसर शीट में देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे और इसको आपको ऐसे ही आंसर लिख लेना है। आई होप आपको यह वाला प्रश्न अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आया तो इसके आगे भी मैं इस टाइप का प्रश्न लिया हूँ, उसमें मैं आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे वहाँ पे प्रश्न में हमारे कैसे थे, प्लस वाले थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारा प्रश्न जो हो गया नकारात्मक यानी ऋणात्मक हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे उसी ट्रिक से। तो अगर देखें तो 7 भी मेरा एक ऐसी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड नहीं बनेगा, यानी कि अंतर उनके बीच का 1 नहीं आएगा। तो मैं संख्या ढूंढूंगा ऐसी जो गुणनखंड करने पे उनके बीच का अंतर 1 आ जाए। तो यहाँ पे अगर संख्या देखें तो मेरे इसके पीछे जस्ट एक पीछे एक मेरी संख्या 6 मिलेगी, और 6 का जब मैं गुणनखंड करूंगा तो यह किस फॉर्मेट में आ जाएगी, 3 गुना 2 के फॉर्मेट में यह गुणनखंड करने पे मेरा आ जा रही है। अगर 3 गुना 2 के बीच में फॉर्मेट करने पे मेरा आ जा रही है तो आंसर कैसे आपको लिखेंगे, 3 एवं 2 के बीच। आपको जब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही आंसर सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 एवं 2 के बीच, इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे जब भी आप ऐसी संख्या आपको मिले जिसका गुणनखंड करने पे उनके बीच का अंतर 1 ना हो, तो हम उससे आगे या उससे जस्ट पीछे कोई एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे गुणनखंड करने पे उनके बीच का अंतर 1 आ जाए। अगर अंतर 1 आ जाता है, जैसे 3 गुना 2 आया, तो इसको हम लिखेंगे 3 एवं 2 के बीच में इसका जो आंसर है आने वाला है। तो यह जो आपका आंसर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 11 हमें एक ऐसी संख्या मिली जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते। तो 11 के हम जस्ट आगे या पीछे देखेंगे कोई ऐसी संख्या है जिसका मैं गुणनखंड करूं और अंतर उनके बीच का 1 आ जाए। तो हमें पता चला कि वो संख्या 12 मिल जा रही है। अगर मैं 12 का गुणनखंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 या 4 मैं लिख सकता हूँ, 3 या 4 मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर कंपलसरी अगर बात करें, अगर बड़ी संख्या अगर मैं पहले लिखूं तो और यहाँ पे सूटेबल रहेगा, तो मैं पहले बड़ी संख्या को पहले लिख लूँगा, क्योंकि बड़ी संख्या को ही पहले हम लिखेंगे ताकि हमें घटाने में ऋणात्मक चिन्ह ना देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 गुना 3 यहाँ पे गुणनखंड कर दिया, 3 और 4 के बीच का अंतर देख रहा है 1 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वही हो जाएगा, 4 एवं 3 के बीच इसका भी आंसर हो जाएगा। 4 एवं 3 के बीच इसका भी आंसर हो जाएगा। तो आपको जस्ट ऐसे ही एग्जाम में जो 4 आंसर दिए रहेंगे ऐसे ही दिए रहेंगे, 3 एवं 4 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, इसी में कहीं एक आपको आंसर मिलेगा 4 एवं 3 के बीच। तो आपको ऐसे प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर वहाँ पे देख लेना कौन सा आपका आंसर आपके प्रश्न या आपके आंसर से मैच कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही डील करेंगे। यहाँ पे अगर इस प्रश्न को देखें जिसमें कोई चिन्ह ही ना हो, जिसमें देख रहे हैं कि न प्लस का चिन्ह न ऋण का चिन्ह, इसमें कोई चिन्ह ना हो, यानी कि जब कोई चिन्ह ना हो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें गुणा का चिन्ह है। अगर गुणा का चिन्ह है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दोस्तों थोड़ी सी हम
बात करेंगे अगर ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं और इनफाइनाइट तक ऐसे प्रश्न जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को जाने देते हैं और इसमें डायरेक्ट हम जो आंसर मारेंगे वो क्या मारेंगे। अगर देखेंगे सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, और देखेंगे कि यह इनफाइनाइट तक गया तो यहाँ इनफाइनाइट तक गया है। अगर इनफाइनाइट तक गया तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर दिया वही आपका आंसर, यानी कि 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जस्ट अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करें तो इसके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह मानेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि इनफाइनाइट तक गई है, इनफाइनाइट तक मेरी है प्रश्न गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न आपको दी जाए जिसमें आपको इनफाइनाइट तक न दिया हो और उनके बीच का चिन्ह कुछ ना हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संख्या मेरी कौन सी है। तो संख्या मेरी क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, तो मैं यहाँ पे 2 को साइड में यहाँ पे लिख लूँगा। अब देखूंगा कि रूट कितनी बार है, एक बार यहाँ पे रूट है, एक बार यहाँ पे रूट है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी 4 बार मेरा रूट है। 4 बार मेरा रूट है तो मैं इसके नीचे लिखूंगा 2, इसके नीचे लिखूंगा 2, इसके नीचे लिखूंगा 2, और इसके नीचे भी लिखूंगा 2। अब इन चारों का मैं गुना कर लूँगा तो यहाँ पे मेरा 16 आ जाएगा, और 16 को जस्ट एक घटा के ऊपर लिख दूंगा 15। तो यहाँ पे जब ये मेरा 15/2 आया, इसी को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। इसी को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 15/16 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको प्रश्न को आपको सॉल्व करने में क्या समय लगा, मात्र 2 या 3 सेकंड ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व करने में लग रहा है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एक करते चलिएगा, अगर ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हो तो। अगर ऐसे ही दोस्तों अगर हमें इसका अगर आंसर बताना हो, यहाँ पे देखेंगे कि इनफाइनाइट तक मेरी संख्या नहीं गई है, सिर्फ 4 टाइम्स से यहाँ पे लिखे गए हैं, और यहाँ पे इनके बीच में कोई चिन्ह भी नहीं है। तो कोई चिन्ह नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। रूट देखेंगे कितनी बार है, तो रूट देखना है मेरा 4 बार है, तो 2 2 2 2, यहाँ पे 2 2 हमने लिख लिया। 2 2 हमारा 4 टाइम्स है, तो इसको मैं गुणा करके यहाँ पे पहले बट्टे में लिखूंगा तो 16 हो जाएगा। इससे एक घटा के ऊपर लिख दूंगा यानी 15। यह मेरा जो आंसर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में आपके आंसर दिए रहेंगे, आपको यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को डील करना रहेगा। अगर इसकी आंसर की बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न मेरा इनफाइनाइट तक नहीं गया। अगर इनफाइनाइट तक मेरा प्रश्न नहीं गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच का चिन्ह देखेंगे, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। 9 लिखना है। कितनी बार रूट है, रूट की संख्या अगर देखें तो यहाँ पे 3 बार रूट लगाया गया है, 1 2 3, यानी 3 बार रूट लगाया, यानी कि हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। 2 2, तो मैंने 2 2 3 बार लिख लिया। तो यहाँ पे अगर इसको मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 4 8, तो 8 में नीचे नीचे लिख लूँगा, बट्टे में क्या कर दूंगा, एक ऊपर से घटा दूंगा, यानी कि 7। यह जो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रश्न मैं आपके लिए दिया हूँ टेस्ट योर सेल्फ के लिए। आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसका जो आपका आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं इसको सॉल्व करके। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नंबर सिस्टम के दूसरे एपिसोड में।